नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। चूंकि आज फ्राइडे है तो बहुत ज़्यादा एडिटोरियल्स और करंट अफेयर्स नहीं है, बट काम के सारे देखते हैं। जैसे कि करंट अफेयर्स में 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राज्यसभा के अंदर लॉ मिनिस्टर साहब ने बताया है कि जो इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल है जिसमें ई पोस्टल बैलेट के थ्रू नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो इंडियन वोटर्स देश के बाहर है, उनको वोट डालने की परमिशन दी जाए, इसके ऊपर सरकार सोच रही है। लॉजिस्टिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर पेन्नैयार रिवर या इसको पोन्नैयार रिवर भी बोलते हैं, तमिलनाडु के अंदर कावेरी के बाद तमिलनाडु की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है। यहां पे एक इंटर स्टेट रिवर ट्राइब्यूनल बनाने की मांग हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है बना दो, केंद्र ने अब तक बनाया नहीं, तमिलनाडु भी बोल रहा है बना दो। क्योंकि रिवर शुरू होती है कर्नाटका से और वो आती है तमिलनाडु में। मेजर पोर्शन रिवर का तमिलनाडु में बहता है, लेकिन चूंकि कर्नाटका एक अपस्ट्रीम स्टेट है तो वो डैम वगैरह बना के पानी के यूजेज को मैक्सिमाइज कर रहा है अपने साइड पे, जो बात तमिलनाडु को पसंद नहीं आ रही। तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी तो ये ग्रीन सेल्फ पावर्ड डिसैलिनेशन प्लांट लगा रहा है लक्षद्वीप के अंदर। तो ये NIOT के प्लांट्स कितने इफेक्टिव होंगे, एक्चुअली में ग्रीन प्लांट है। अभी आज की डेट में अगर आप लक्षद्वीप जाओगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जाओगे दोस्तों, तो बहुत हद तक वहां पे जो पावर यूज होती है वो डीजल पावर्ड होती है। डीजल को इंपोर्ट किया जाता है मेनलैंड से और ओवरऑल इन आइलैंड्स में डीजल का बड़े स्केल पे प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस डीजल के प्रयोग को हटा के ग्रीन बेसिस पे इन डीसैलिनेशन प्लांट्स को चलाया जाए, इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और पिछले 4 महीनों में एक ही दिन में इंडिया में 700 से ज्यादा कोविड केसेस है। कौन सा वेरिएंट यहाँ पे डोमिनेंट है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। न्यूज कितनी कंसर्निंग है, इसके बारे में देखेंगे। एडिटोरियल्स में द कॉलोनियल पास्ट इज स्टिल रेलेवेंट, यहाँ पे शशि थरूर साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कॉलोनियलिज्म आज की डेट में भी दुनिया भर में लड़ाइयां और जंगें करवा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। टेस्टेड बट टायर्ड, दिस फोर्स कुड बी इन डिस्ट्रेस, ये हो रही बात आपकी आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, CISF की। CISF वाले जो जवान हैं उनको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और उसके बदले में उनको पेंशन नहीं दी जाती, ओल्ड पेंशन, उनको ओवरऑल कैंटीन की सर्विसेज नहीं दी जाती, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर फरवरी के जो फिगर्स हैं फॉरेन ट्रेड को लेके, इनफैक्ट हमारे एक्सपोर्ट को लेके, वह काफी डिप्रेसिंग है। ये क्या न्यूज है, इसको देखेंगे। एक और आर्टिकल है अभी ब्लैक सी के ऊपर दोस्तों, एक MQ-9 रीपर के ऊपर सुखो 27 जेट ने फ्यूल उमेड़ा, उसके रियर प्रोपेलर को खराब कर दिया, वो ड्रोन जाके ब्लैक सी में गिर गया। MQ-9 रीपर। तो इस ड्रोन के बारे में बेसिक जानकारी, क्या ये पर्टिकुलर इंसिडेंट रशिया और US के बीच में कोई बड़ी जंग छेड़ सकता है? इससे पहले MQ-9 रीपर ड्रोन्स कौन कौन से ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहा है, इसके रिस्पेक्ट में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे ओवरऑल ये पर्टिकुलर टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ। 3 एडिटोरियल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और फ्राइडे 4 ही एडिटोरियल है मेन आज। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर के एंगेजमेंट को यूट्यूब के एल्गोरिदम में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे, ओवरी। ओवरी मतलब अवे फ्रॉम द यूजुअल और एक्सपेक्टेड कोर्स, MS, आउट ऑफ नॉर्मल और करेक्ट पोजीशन। मतलब ओवरऑल कोई एक पर्टिकुलर चीज से जो एक्सपेक्टेड है उससे वो थोड़ा अलग नजर आए। सेंटेंस में यूजेज, आई गॉट द इंप्रेशन दैट समथिंग वाज ओवरी। समथिंग वाज ओवरी मतलब कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ तो नॉर्मल से अलग है, कुछ तो नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसको आप बोलते हो। जैसे कि अगर आप अपनी कार में बैठो तो एक अलग से भड़बड़ करके आवाज आ रही है, तो लग रहा है कि यार कार ठीक से नहीं चल रही, कोई तो अर्जा पुर्जा इसका हिला हुआ है। तो समथिंग व्हाइल ड्राइविंग द कार आई फाउंड वाज ओवरी। तो ओवरी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पे लाइक का बटन अगर नहीं दबाया हो तो। GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, इलेक्शन कमीशन प्रपोजल ऑन अलाइंग ई पोस्टल बैलेट फॉर ओवरसीज इंडियन वोटर्स अंडर डिस्कशन। तो भैया राज्यसभा में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है किरण रिजिजू साहब, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो प्रपोजल दिया था ना कि भाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू ओवरसीज इंडियन वोटर्स को वोट डालने की परमिशन दी जाए, इस रिस्पेक्ट में ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सोच रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को पेड्यूस कर रहा है कि मान लो ओवरऑल बाहर रहने वाले भारतीयों को वोट डालने की परमिशन दी जाती है तो उनका जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है उसको कैसे इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया के अंदर भेजा जाएगा बिना किसी लॉजिस्टिकल एरर के। इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी सरकार डिस्कशन कर रही है, ऐसा किरण रिजिजू साहब यहां पे बता रहे हैं।
1 जनवरी 2023 को टोटल नंबर ऑफ ओवरसीज वोटर्स जो रजिस्टर्ड हैं इंडिया के वो 1.15 लाख से ज्यादा हैं। इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो सरकार ने पहले स्टेप लिया भी है। इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल 2018 लाया गया था लोकसभा के द्वारा। लोकसभा ने इसको पास भी कर दिया था। इस पर्टिकुलर बिल के अंदर जो हमारे ओवरसीज इलेक्टर हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया था इन पर्सन, मतलब वो खुद वोट डाल सकते हैं या फिर अपने प्रॉक्सी के थ्रू वोट डलवा सकते हैं। उनके बिहाफ पे उनके वाइफ, उनके सन या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वोट डाल सकते हैं। इस पर्टिकुलर बिल को लोकसभा में अगस्त 2018 में पास कराया गया, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया और राज्यसभा से पास होने से पहले 16वीं लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो बिल भी यहां पे डिसॉल्व हो गया। तो अब ओवरऑल इस प्रकार का आपके लोग कानून लाने के लिए एक नया बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा लोकसभा में या राज्यसभा में। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, लॉ मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में वैकेंसी उसके रिस्पेक्ट में भी ये राज्यसभा में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। लॉ मिनिस्टर साहब का बोलना है कि इंडिया में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं 334 वैकेंसीज हैं और जो भी हाई कोर्ट के कॉलेजियम है उन्होंने अब तक 118 नाम दिए हैं हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। तो बेसिकली 334 वैकेंसी में हाई कोर्ट का कॉलेजियम 118 नाम को रिकमेंड कर चुका है। इन नामों की प्रोसेसिंग हो रही है। इट इज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग। जी हाँ, एक बार ओवरऑल जब हाई कोर्ट का कॉलेजियम नाम प्रपोज कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम उसको एक्सेप्ट करके सरकार के पास भेज देता है। फिर सरकार अपनी इंक्वायरी करवाती है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं वो पेरूज करती हैं नाम्स को, सारे बैकग्राउंड चेक किए जाते हैं और फाइनली एक जज को अपॉइंट किया जाता है। उसमें ओवरऑल ये एलिमेंट भी होता है कि चूंकि अगर वो जज पॉलिटिकली मतलब सिंक्रोनाइज नहीं है तो उस केस में सरकार नहीं चाहती उसको अपॉइंटमेंट करना, तो वो सारे मुद्दे अलग हैं। फिर 334 में से 118 नाम रिकमेंडेड है। 216 वैकेंसीज के नाम अभी भी हाई कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंड नहीं किए। हाई कोर्ट का कॉलेजियम भी काम कर रहा है नामों को रिकमेंड करने के लिए। प्रॉब्लम ये है, हाई कोर्ट का कॉलेजियम बोलता है कि जो नाम हम रिकमेंड करते हैं वो तुम कौन सा अपॉइंट कर देते हो सरकार को। तो ये सब बातें हैं। ओवरऑल किरण रिजिजू साहब का यहाँ पे बोलना है कि जो फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इन द हाई कोर्ट इज अ कंटिन्यूअस, इंटीग्रेटेड एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस। इसमें कंसल्टेशन लगता है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से अप्रूवल लगता है। ये वैकेंसीज बढ़ती भी रहती हैं क्योंकि समय समय पर हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन होता रहता है। बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट कर दिया जाता है तो वो हाई कोर्ट के जजेस नहीं रहते हैं, इसलिए वहां पर वैकेंसी हो जाती है। समय समय पे सरकार हाई कोर्ट के कॉलेजियम को, चीफ जस्टिस को ये याद दिलाती रहती है कि चूंकि जुडिशरी में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है तो ओवरऑल सिलेक्शन के समय पे ही ध्यान देना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन, हर तबके को ओवरऑल यहां पे जजशिप में रिप्रेजेंटेशन मिले। सोशल डाइवर्सिटी होनी चाहिए ओवरऑल इन द अपॉइंटमेंट्स टू हायर जुडिशरी। तो एक न्यूज थी जो आपके साथ डिस्कस की। अगला जीएस पेपर 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी टू सेट अप ग्रीन सेल्फ पावर डिसैलिनेशन प्लांट इन लक्षद्वीप। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। लक्षद्वीप के 6 आइलैंड्स में पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल मतलब यूजेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर का मतलब ये नहीं कि आप उस पानी को पी सकते हो, लेकिन पोर्टेबल वाटर का मतलब ये कि आप उस पानी को बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी डेली मर्रा में गार्डन में पौधे वगैरह देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि समझिए जब आप किसी आइलैंड पे होते हैं, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मैं लक्षद्वीप में अगाती आइलैंड पे गया था आज से कई साल पहले। तो नहाने के लिए भी जो पानी था ना वो हल्का सा खारा था, नमकीन था। तो नहाने के बाद अजीब सा लगता था कि यार ये तो खारा खारा पानी है। अगर आप सीधे ओशन के पानी को इस्तेमाल करने लगोगे तो इतना खारा होता है कि वो आपको प्रॉब्लम कर देगा, दिन भर आप खुजाते ही रह जाओगे। क्योंकि इसीलिए अगर आप देखो तो जब आप समुद्र में नहाने जाते हो तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप पहले एक शावर ले लो नहाने से पहले और नहाने के बाद एक शावर ले लो, ताकि वो जो सॉल्ट्स होते हैं समुद्र के वो आपके बॉडी से हट जाए। तो बेसिकली पोर्टेबल वाटर इज फॉर डेली यूज ऑफ पीपल। ओशन के पानी को पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए लक्षद्वीप में एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी, LTTD टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये जो लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन की जो टेक्नोलॉजी है इसको फ्री ऑफ एमिशंस बनाने के लिए चेन्नई बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं ये करते क्या है। ये प्रतिदिन 1 लाख लीटर पोर्टेबल वाटर पैदा करते हैं और इन डिसैलिनेशन प्लांट्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है डीजल जनरेटर सेट्स। जी हां, लक्षद्वीप आइलैंड पे डीजल के अलावा कोई और सोर्स ऑफ पावर नहीं है, तो ज्यादातर डीजल जनरेटर सेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया ले लेते हैं LTTD टेक्नोलॉजी का। तो जो लो थर्मल डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो ओशन की सरफेस पे जो पानी होता है, जैसे ये ओशन है,
ओशन पे सरफेस पे जो पानी है और आप थोड़ा ओशन के नीचे चले जाओ कम से कम 600 फीट नीचे, तो यहां जो पानी है इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। ऑब्वियस सी बात है, सरफेस पे जो पानी है वो वार्म होगा और ओशन की डेप्थ पे 600 फीट नीचे जो पानी है वो ठंडा होगा। तो ओवरऑल इस ठंडे और गर्म पानी के कॉम्बिनेशन से साफ पोर्टेबल वाटर बनाया जाता है। अब कैसे पोर्टेबल वाटर बनाया जाता है? तो जो ओशन के सरफेस का पानी है वो वार्म है, उसको किया जाता है डीप्रेशराइज, उसका प्रेशर कम किया जाता है और कम प्रेशर पे वो आसानी से इवेपोरेट कर जाएगा। जब वो इवेपोरेट कर जाएगा तो अपने सॉल्ट पीछे छोड़ देगा, केवल पानी पानी की भाप बनेगी और उस भाप को 600 फीट नीचे के ठंडे पानी से इस्तेमाल करके कंडेंस करके फिर से पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सिंपल है, सरफेस के वार्म वाटर को डीप्रेशराइज किया इन द डीसैलिनेशन प्लांट। डीप्रेशराइज होने की वजह से उसी टेम्परेचर पे, एम्बिएंट टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट कर गया। जब वो इवेपोरेट किया तो उसने अपना सॉल्ट पीछे छोड़ दिया, सिर्फ वेपर बचा और इस पर्टिकुलर साफ पोर्टेबल वाटर के वेपर को कंडेंस किया गया 600 फीट नीचे के ठंडे पानी से। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि यह काम करने के लिए एनर्जी यूज हुई और वो एनर्जी डीजल पावर्ड थी और डीजल एक पॉल्यूटिंग सोर्स है एनर्जी का। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप बोलो तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ग्रीन नहीं है, ठीक है ना भाई। अगर आप देखो तो वाटर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए डीजल लगा, ओवरऑल डीजल को 600 फीट नीचे से पानी ऊपर पहुंचाने में आप कह लो पावर इलेक्ट्रिसिटी लगी, तो डीजल का इस्तेमाल हुआ। लक्षद्वीप आइलैंड में 5 डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, आगे आने वाले महीनों में 4 डीसैलिनेशन प्लांट और लगाए जाएंगे। एक 10वां सेल्फ सस्टेनिंग प्लांट भी लक्षद्वीप के अंदर लगाया जा रहा है। तो अभी के लिए प्लान है कि आने वाले कुछ महीनों में टोटल 10 डीसैलिनेशन प्लांट्स होंगे लक्षद्वीप के अंदर और इन डीसैलिनेशन प्लांट्स को ग्रीन, मतलब ओवरऑल डीजल का प्रयोग ना करके ग्रीन एनर्जी के थ्रू चलाने की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, NIOT। NIOT मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर काम करता है। लंबे समय से, कई सालों से ओशन से एनर्जी हार्नेस करने के लिए काम कर रहा है NIOT। ये जो ओशन थर्मल टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ आइलैंड्स के लिए फीजिबल है, मेन शोर, मेन लैंड के लिए ये पर्टिकुलर ओशन थर्मल टेक्नोलॉजी फीजिबल नहीं है। NIOT की बात कर लेते हैं। इसको नवंबर 1993 में सेटअप किया गया था एज एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेजर एम क्या है NIOT का मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर? टू डेवलप रिलायबल इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी टू सॉल्व द वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग रिसोर्सेज इन द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया के लैंड एरिया का 2/3 है। अगर 32 लाख आप कह लो 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर इज अप्रोक्सीमेटली द लैंड एरिया ऑफ इंडिया। तो इसका 2/3 मतलब आप कह लो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का तो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लिविंग मैरीन रिसोर्सेज हैं, नॉन लिविंग मैरीन रिसोर्सेज हैं। तो इनको एक्सप्लॉइट करना है, एक्सप्लॉइट मतलब सस्टेनेबली डेवलप करना आप कह लीजिए। इसके लिए ओवरऑल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज बहुत गहराई पे है पानी में। इसीलिए यहां पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। जो डीप ओशन मिशन है ना इंडिया का, इसके लिए भी जो नोडल इंस्टीट्यूशन है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है। तो जितने भी ओशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एरियाज हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ मैन्ड सबमर्सिबल, ऑफशोर लार्ज स्केल डिसैलिनेशन, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, इन सब में NIOT ही काम करता है। तो NIOT का मिशन क्या है? टू डेवलप वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज एंड देयर एप्लीकेशंस फॉर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ ओशन रिसोर्सेज। दूसरा, टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव वैल्यू एडेड टेक्निकल सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस टू ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द ओशंस। और तीसरा, टू डेवलप अ नॉलेज बेस एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज इन इंडिया फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओशन रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट। तो ये NIOT के ओवरऑल टारगेट्स हैं। NIOT किस प्रकार से LTTD में काम कर रहा है इसका भी मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ओवरऑल समय लगेगा, इतना आसान नहीं होता इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज को इवॉल्व करना। नेक्स्ट, GS पेपर 2, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स ऑन वाटर। तमिलनाडु's वेट कंटिन्यूज फॉर पेन्नायार रिवर ट्राइब्यूनल। तो भाई यहां पे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट फिक्स कर दी थी कि एक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाया जाए पेन्नायार नदी के लिए, और ये टाइमलाइन लैप्स कर गई पिछले ट्यूसडे को।
और तमिलनाडु इंतजार कर रहा है कि सरकार करेगी क्या। देखिए मैं बता दूं, मिड दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को 3 महीने का समय दिया था कि आप एक ट्राइब्यूनल बना दीजिए टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। देखिए यहां पे बात हो रही नदी किसकी, तो सबसे बड़ी तमिलनाडु की नदी आपको नजर आ रही कावेरी, इसके ऊपर पोन्नयार नदी नजर आ रही है। अब ये पोन्नयार नदी शुरू होती है कर्नाटका से और आती है तमिलनाडु के अंदर। अब कर्नाटका ने यहां पे क्या करना शुरू किया, कर्नाटका ने इस पर्टिकुलर नदी के ऊपर चेक डैम बनाने शुरू कर दिए, डाइवर्जनरी स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दिए। एज एन अपस्ट्रीम स्टेट कर्नाटका को यहां पे एडवांटेज है। कर्नाटका अपने साइड पे वाटर यूज को मैक्सिमाइज कर रहा था, क्योंकि पानी डेफिसिट है हमारा देश, हर राज्य को पानी के रिसोर्स की जरूरत है। अब इन चेक डैम्स और डाइवर्जनरी स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट तमिलनाडु चला गया सुप्रीम कोर्ट में। उसने सुप्रीम कोर्ट से जाके बोला कि सर ये जो कर्नाटका कर रहा है ये गलत कर रहा है। केंद्र की सरकार ने थोड़ा बहुत नेगोशिएशन, मांडवली सेटलमेंट करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली केंद्र की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि साहब यहां पे कोई लाइक्लीहुड नहीं लग रहा सेटलमेंट बाय नेगोशिएशन का, यहां पे इंटर स्टेट वाटर ट्राइब्यूनल बनाना ही पड़ेगा। तो केंद्र की सरकार ने बोला कि बेटर रहेगा कि एक ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए इस पर्टिकुलर रिवर के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। तो बेसिकली यहां पे अगर आप देखो तो 30 नवंबर 2019 को तमिलनाडु ने यूनियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि आप एक ट्राइब्यूनल बना दीजिए ओवरऑल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स ओवर द वाटर्स ऑफ द रिवर। इस रिवर को पर्टिकुलरली थेनपेनाई भी बोला जाता है लोकली। हुआ यह था कि तमिलनाडु कह रहा था कि मार्कंडेय नदी, जो कि आपकी पोन्नयार नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर एक चेक डैम बना दिया था कर्नाटका की सरकार ने। ओके, और ऐसे बहुत और चेक डैम्स और डाइवर्जनरी स्ट्रक्चर्स कर्नाटका रेगुलरली बना रहा है। तो इस बात को लेकर तमिलनाडु नाराज था। डिस्प्यूट शुरू हुए काफी साल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मिड दिसंबर में बोल भी दिया कि भाई 3 महीने के अंदर ट्राइब्यूनल बनाओ, लेकिन 3 महीने बीत चुके हैं, सरकार ने ट्राइब्यूनल नहीं बनाया है। इस पेन्नार नदी को साउथ पेन्नार नदी बोला जाता है, दक्षिण पिनाकनी भी बोला जाता है कन्नड़ में, थेन पेनाई पेन्नार बोला जाता है तमिलनाडु में। बेंगलुरु, होजूर, तिरुवनमली, कडलोर, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इस पर्टिकुलर पेन्नार नदी के किनारे पे। तमिलनाडु में सबसे लंबी नदी है कावेरी नदी, ठीक है ना। ये नदी दूसरे नंबर पे आती है, पेन्नार 497 किलोमीटर की लेंथ है। सीवियरली पॉल्यूटेड है, इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट काफी पाया जाता है। रीजन बीइंग कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज सिटी से बहती हुई आती है, होजूर से, चेंगम से, बेंगलोर से, नंदी हिल्स इन कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है और तमिलनाडु से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। वैसे तो ये रिवर ड्राई है, लेकिन मॉनसून सीजन के समय पे इसमें ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पानी आ जाता है। अगली न्यूज, GS पेपर 2 हेल्थ, इंडिया रिपोर्ट्स ओवर 700 कोविड केसेस इन 1 डे, हाईएस्ट इन 4 मंथ्स। तो भैया कोविड-19 के केसेस इंडिया में पिछले कुछ हफ्तों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो जरूरी है कि इंडिया अपना गार्ड इस वायरस के अगेंस्ट बढ़ाए। ओवरऑल पिछले 24 घंटे के पीरियड में इंडिया में 754 नए केसेस देखने को मिले हैं, जो कि हाईएस्ट फ्रेश केस लोड है 4 महीनों में। अभी के समय पे इंडिया में टोटल एक्टिव नंबर ऑफ इन्फेक्शंस कितने हैं कोविड के, 4623। अब इंसा कॉग लैब, जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग करती है कोविड वायरसेस की और बाकी वायरस स्ट्रेन्स की जितनी प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, इसने आइडेंटिफाई किया कि इस समय पे सबसे जो डोमिनेंट स्ट्रेन है वायरस का वो है XBB.1.16। ये XBB1 फैमिली को बिलोंग करता है। इनफैक्ट 1 जनवरी से 14 मार्च के बीच में 40 जीनोम सीक्वेंसेस XBB.1.16 के महाराष्ट्र से रिपोर्ट हुए हैं। अभी के लिए जो डोमिनेंट स्ट्रेन है वो यही है। कुछ स्टेट्स में जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है कोविड का वो थोड़ा कंसर्निंग है, जिससे कर्नाटका में है 2.77%, केरला में 2.46%, जो कि इंडिया के एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 0.61% से 4 गुने से भी ज्यादा है। तो उसके बाद अगर आप देखो तो कर्नाटका में जो नए वीकली केसेस हैं इन द वीक एंडिंग 8 मार्च, वो 493 से बढ़ के एक वीक बाद 604 हो चुके। मतलब अभी 15 मार्च के एंड में 604 केसेस कर्नाटका में, 8 मार्च के एंड में 493। केरला में नंबर 434 से 579 हो गया। ओवरऑल जो डेथ टॉल पहुंच चुका है वो 5,30,790 पहुंच चुका है ओवरऑल, ठीक है ना। महाराष्ट्र में 355 केसेस थे 8 मार्च वाले खत्म हुए हफ्ते में, और वो बढ़ के हो गए 668 15 मार्च वाले खत्म हुए हफ्ते में। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट महाराष्ट्र में चढ़ रहा है 1.92%। तो इसलिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारे राज्यों से बोला है कि कोविड-19 की सिचुएशन पे माइक्रो लेवल पे एग्जामिन करिए, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट पर्सपेक्टिव से स्ट्रेटजी ऑफ टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग और वैक्सीनेशन यहाँ पे चलना चाहिए। इंडिया में 4.46 करोड़ केसेस हो चुके हैं कोविड के सिंस द स्टार्ट ऑफ पैंडेमिक इन 2019।
तो सरकार का स्ट्रिक्ट स्टैंस है, जितनी भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उनको डेडिकेटेड फीवर क्लिनिक्स के थ्रू मॉनिटर किया जाए, जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जाए, इंटरनेशनल पैसेंजर्स की, प्रिस्क्राइब्ड इंटरनेशनल पैसेंजरिंग सबकी आप नहीं कर सकते, सेंटिनल साइट्स पे सैंपल कलेक्शन हो, लोकल क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, इन सबको इनकरेज किया जाए क्राउडेड प्लेसेस में। ये सब बातें बोली जा रही हैं। आ जाते हैं भाई अपने एडिटोरियल्स के ऊपर। पहला एडिटोरियल, कॉलोनियल पास्ट इज स्टिल रेलेवेंट। शशि थरूर साहब का आर्टिकल है, थर्ड टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं, तिरुवनंतपुरम से, 24 बुक्स के ऑथर हैं। एरा ऑफ डार्केस्ट ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, इस किताब के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। फॉरेन में जाके उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, बड़े फेमस हुए थे उस समय पर। अब ओवरऑल शशि थरूर साहब बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसा ऑथर हूं जो कि 21वीं शताब्दी में भी कॉलोनियलिज्म को रेलेवेंट मानता हूं, जबकि पूरी दुनिया में कॉलोनियलिज्म को हिस्ट्री का हिस्सा बताया जाता है। तो शशि थरूर साहब बोल रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स के लिए कॉलोनियलिज्म खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे लिए आज भी कॉलोनियलिज्म जिंदा है। और ये इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म कर रही है, पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म की वजह से काफी प्रॉब्लम्स आज की डेट में क्रिएट हो रही हैं। आज की दुनिया में भी कॉलोनियलिज्म जिंदा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। एग्जाम्पल यहां पे क्या क्या दे रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप वेस्टर्न सहारा रीजन में चले जाओ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, आज की डेट के इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में चले जाओ, या फिर साइप्रस या पैलेस्टीन में चले जाओ, तो कॉलोनियलिज्म की लेगेसीज देखने को मिलती हैं। कैसे? तो बेसिकली पैलेस्टीन के अंदर इजराइल अरब पॉपुलेशन के ऊपर अत्याचार कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में ये लीडरशिप अभी जो केंद्र की सरकार है उसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी कॉलोनियलिज्म थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। किस प्रकार से? तो वेस्टर्न कंट्रीज को एक कॉलोनियल कंट्री समझा गया, उसके अगेंस्ट लोकल अफगानी खड़े हो गए तालिबान के फॉर्म में और उन्होंने उनको भगा दिया। वो अलग बात है कि जो लोकल अफगानी है ये ओवरऑल कल्चरली बहुत डिजेनरेटेड है, बहुत ज्यादा पीछे हैं, बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट को रखते हैं, तो वो एक अलग चीज है। बट कहीं ना कहीं थरूर साहब इन सब चीजों को कॉलोनियलिज्म का ही एक मैनिफेस्टेशन बता रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं कि कैसे कॉलोनियलिज्म के चलते हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया और इरिट्रिया के बीच में जंग हो गई। क्या हुआ? इथोपिया और इरिट्रिया का जो बॉर्डर था वो प्लेस था उस मैप के बेसिस पे जो इटालियंस यहां पे सेटअप करके गए थे। इटली एक कॉलोनियल कंट्री था, इसके फॉरेन ऑक्यूपेशन की कॉलोनीज थी, तो इथोपिया इरिट्रिया के आसपास का इलाका इटली के अंदर आता था। तो इटली चूंकि यहां पे प्रॉपर तरीके से बॉर्डर को सेटअप नहीं कर पाया, इसके चलते इथोपिया और इरिट्रिया में जंग हो गई और इरिट्रिया एक अलग कंट्री बन गई। फिर इथोपिया के अंदर जो टिग्रेन माइनॉरिटी है वो अपने रीजन में बवाल करने लगा, लड़ाई करने लगा। तो ये भी आप कह सकते हो एक प्रकार का इनडायरेक्ट आउटकम है कॉलोनियलिज्म का, चूंकि अगर इथोपिया और इरिट्रिया अलग ही नहीं हुआ होता तो ये टिग्रे वाला इशू शायद ना उठता। फिर ऑथर यहां पे बोल रहा था कि जब ब्रिटेन इंडिया के अंदर राज कर रहा था तो ब्रिटेन ने मार्शियल रेसेस का कंसेप्ट दिया। उसके बाद आप देखोगे तो इंडियन आर्मी में ओवरऑल कुछ लोगों की जो आप कह लो रिक्रूटमेंट थी वो बहुत बढ़ गई, जिसमें एक तबका था पंजाबी मुस्लिम्स का। तो बेसिकली कॉलोनियलिज्म करने वाली कंट्रीज जिस प्रकार से रूल करती थी उस रूल के चलते वो कुछ ऐसे डिसेंशंस को यहां पे स्थापित करके गई जो डिसेंशंस आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि रवांडा में हुतूस और बुरुंडी में तुत्सीस। अब जो बेल्जियम से कॉलोनियलिस्ट आए उन्होंने तुत्सीस को सपोर्ट किया, तो हुतूस यहां पे नफरत करने लगे बेल्जियम से। अब बेल्जियम वाले तो चले गए, लेकिन हुतू और तुत्सी के बीच में जो लड़ाई है वो आज भी एग्जिस्ट करती है। फिर श्रीलंका के अंदर सिन्हलीज लोगों के अगेंस्ट जो घृणा है तमिल्स के दिल में, तमिल एक माइनॉरिटी है श्रीलंका के अंदर। अब जब श्रीलंका के अंदर ओवरऑल कॉलोनियलिज्म था तो सिन्हलीज को थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जब ये कॉलोनियलिज्म चला गया, कॉलोनियलिस्ट चले गए, तो सिन्हलीज अपने आप को तमिल से सुपीरियर मान रहे थे, जिसके चलते पूरा का पूरा तमिल वॉर, एलटीटी ये सब खड़े हो गए, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल, ये सब आपको पता है। ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की वो कॉलोनियलिज्म से पाई जाती है, कॉलोनियलिज्म से उसका आधा है। और आज भी उस पर्टिकुलर मुद्दे को लेके हिंदूज और मुस्लिम्स आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिला के हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ वो आज भी एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है। कई जगहों पे सेक्शनिज्म, देश टूटने वाली बात देखने को मिलती है। जैसे कि आप देखो इथोपिया से इरिट्रिया अलग हो गया, सूडान से साउथ सूडान अलग हो गया। तो शशि थरूर साहब बोल रहे हैं कि ये अलग होने की वजह एथनिसिटी नहीं है, ये अलग होने की वजह भाषा नहीं है, ये अलग होने की वजह कॉलोनियलिज्म है, ये बताया जा रहा है।
यूगोस्लाविया की बात की जाए तो यूगोस्लाविया के कुछ हिस्से ऑस्ट्रो हंगेरियन रूल के अंदर रहे 800 सालों के लिए। ऑस्ट्रो हंगेरियन बाद में जर्मनी में कन्वर्ट हो गया, और कुछ ओटोमन के अंदर रहे। अब 1991 में जो जंग छुड़ी यूगोस्लाविया में, उसमें ओवरऑल ये जो दो हिस्से अलग अलग थे, एक वो था जो जर्मनी के कंट्रोल के अंदर रहा 800 साल, और दूसरा वो जो ओटोमन के कंट्रोल के अंदर रहा है। तो भले ही कॉलोनियल टाइम्स में जो बाउंड्री ड्रॉ हुई है वो कॉलोनियल रूलर्स चले गए हों, लेकिन उन बाउंड्रीज की वजह से जो सेग्रीगेटेड लोग हैं वो शांति से पीसफुली नेशनल आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कॉलोनियल डाउन बाउंड्रीज ने काफी प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं। तो जिस देश के अंदर नेशनली, कल्चरली, एथनिकली लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए, उनके कोई पॉलिटिकल डिसेंशन नहीं रह गए, उन्होंने तो जैसे तैसे करके अपने आप को मैनेज कर लिया। लेकिन कुछ जगहों पे डिसेंशन इतने ज्यादा थे कि पूरा का पूरा सिविल वॉर छिड़ गया और काफी बवाल यहां पे फैल गया। स्टेट फेल्योर एक और बहुत बड़ा रीजन रहा है कि भाई कॉलोनियल कंट्रीज के बनने के बाद जो सरकार आई वो सरकार बहुत हद तक करप्ट थी। उस सरकार ने किसी एक पर्टिकुलर तबके को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, वो तबके ने आर्म्स उठा लिए। ये सब चीजें भी काफी कुछ देखने को मिली हैं, चाहे सीरिया लियोने हो, चाहे साउथ सुडान हो, चाहे लाइबेरिया हो, चाहे सोमालिया हो। ये सब वीक स्टेट्स हैं और इन वीक स्टेट्स में ये कॉलोनियल वल्नरेबिलिटी नजर आती है। और ये कॉलोनियल वल्नरेबिलिटी इसलिए भी शार्प हो जाती जो कि इन इलाकों में अंडर डेवलप्ड रहा है। देखिए, इंडिया को जब इंग्लैंड ने छोड़ा था, इंडिया भी अंडर डेवलप्ड था, लेकिन चलो ठीक है, हमारी किस्मत थी कि हमने अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप किया। लेकिन बहुत सी कंट्रीज अफ्रीका की, इनके कॉलोनियल मास्टर्स गए लेकिन वो कंट्री डेवलप नहीं हुई। ना वहां पे प्रॉपर रोड्स आई, ना रेलवेज आई, ना पावर स्टेशन, ना टेलीकम्युनिकेशन, ब्रिजेस, कैनाल, अंडर डेवलप्ड रह गई बहुत सी साउथ की कंट्रीज। और इसी चक्कर में पॉवर्टी, इकोलॉजिकल कोलैप्स, अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशंस, ये ओवरऑल पूरे के पूरे स्टेट नेशनल सिस्टम को हिला के रख देती हैं। और ये सब कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म का ही एक नेगेटिव आउटपुट है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट, टेस्टेड बट टायर्ड, दिस फोर्स कुड बी इन डिस्ट्रेस। यहाँ पे केवी मधुसूदन साहब फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल है नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द CRPF के, ये क्या बता रहे हैं। सॉरी, शुरुआत में मैंने शायद CISF बोल दिया, यहाँ पे CRPF की बात हो रही है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात हो रही है। तो बेसिकली पिछले महीने 14 फरवरी को एक और साल बीत गया। 14 फरवरी 2019 को आपको पता है हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, पुलवामा में अटैक हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद एक पब्लिक आउटक्राई बहुत बड़ी हुई थी, लोगों को गुस्सा आ गई थी। लेकिन उससे भी बड़ा इवेंट हुआ था 6 अप्रैल 2010 को, जब 76 CRPF पर्सनल्स को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ने मार दिया था दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में। तो हम पुलवामा अटैक के 40 शहीद जवानों को याद करते हैं, बट ये 6 अप्रैल 2010 वाले 76 जवानों को उतना नहीं याद करते हैं। तो बेसिकली काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो अटैक है उसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। आज की डेट में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी अटैक हो, CRPF हर जगह इन्वॉल्व है। चाहे फिर वो इंसर्जेंसी अफेक्टेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया हो, हर जगह पे CRPF डिप्लॉयड है। अब अगर आप देखो तो जो इंटीरियर है ना देश के, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो गया, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा वाली डिस्ट्रिक्ट हो गई, यहाँ पे CRPF डिप्लॉयड है, इंडियन आर्मी डिप्लॉयड नहीं है। क्योंकि इंडियन आर्मी यहाँ पे अगर मॉयस के साथ लड़ेगी तो इंटरनेशनली इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंडिया यहाँ पे आर्मी डिप्लॉय करे, इसलिए हमने एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो कि CRPF इसको यहाँ पे डिप्लॉय कर रखा है। और CRPF बहुत हार्ड ड्यूटी करता है इन इलाकों में, ओवर स्ट्रेच बेसिस पे CRPF इन पर्टिकुलर इलाकों में काम कर रहा है, और कई बार इतना काम कर रहा है कि उनकी ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो अपनी टेक्टिकल स्किल्स को होन नहीं कर पाते हैं, और ये उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर देता है या कर सकता है। एंटी नेशनल फोर्सेस इन CRPF की फोर्सेस के ऊपर अटैक करती रहेंगी जब तक ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। आगे आने वाले समय में इस प्रकार के अटैक्स हमको आते रहेंगे, खबर सुनने में आती रहेगी। तो बहुत जरूरी है कि इन पर्टिकुलर CRPF फोर्सेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इनको समय समय पे इफेक्टिव ट्रेनिंग दी जाए, फ्लेक्सिबल ऑपरेशनल प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी दी जाए, फोर्स की वर्सिटैलिटी को बढ़ाया जाए। ओके, अगर ह्यूज और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट होता है रेगुलर आर्मी का तो इंटरनेशनल प्रेस से एडवर्स अटेंशन आएगा, तो इसलिए CRPF को यहां पे डिप्लॉय किया गया। लेकिन चूंकि प्रॉपर तरीके से CRPF की ट्रेनिंग नहीं हो पाती है तो ओवरऑल कैजुअलिटीज बढ़ जाती हैं। ओके, ये सब बातें बताए गए हैं। CRPF में कैजुअलिटी रेट बहुत हाई देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में। CRPF फोर्सेस बहुत ज्यादा थकी हुई हैं, जिनको आराम नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, लगातार हार्ड ड्यूटी कर रही हैं, तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को मेंटेन करना मुश्किल हो गया है, जवानों के मोराल को बढ़ा पाना मुश्किल हो गया है। इन सब के लिए ट्रेनिंग,
प्रॉपर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचो कि सिर्फ आप पोटेंट वेपनरी दे दोगे, टेक्नोलॉजी दे दोगे, इससे चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, नहीं होंगी। सीआरपीएफ के जवानों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को 31 दिसंबर 2003 को बंद कर दिया गया। उसके बाद से ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड की जा रही सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा, उनको मिल नहीं रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 के ऑर्डर में बोला था कि सीआरपीएफ एक फोर्स है अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। तो जब ऑलरेडी दिल्ली हाईकोर्ट उसको आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन बोल चुका है, रेगुलर आर्म्ड फोर्सेज में आती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, जिनको पेंशन मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही? सीआरपीएफ के जवानों को कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज क्यों नहीं मिल रही? वो क्यों डेली के बेसिस पे वॉर लाइक सिचुएशन को झेलने के बावजूद परेशान हो रहे हैं? अपनी डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट को चलाने के लिए इनकी फैमिलीज परेशान हो रही हैं। सीआरपीएफ के जवानों की प्रॉब्लम्स को पब्लिक भी समझती है, जुडिशरी भी समझती है, तो सरकार उनको वो बेनिफिट्स ग्रांट क्यों नहीं कर रही है जो कि वो डिजर्व करते हैं? तो 2019 का जो काला दिन है पुलवामा अटैक का, उसके साथ साथ 2010 का काला दिन भी हमें याद करना है और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस बात को इंश्योर करना है कि हम अपने जवानों की ग्रीवेंस को बढ़ा के रख सकें, उनको एक सिक्योर इन्वायरमेंट दे सकें, ओवरऑल उनको बाकी डिफेंस पर्सनल्स के एट पार रख सकें, ताकि अपनी ड्यूटी में वो कम से कम डिस्करेज तो ना हो। ठीक है भाई, फिर आ जाते हैं अगली न्यूज पे। फरवरी शार्प फॉरेन ट्रेड ड्रॉप रिक्वायर्स न्यूएस्ट पॉलिसी अटेंशन। भैया फरवरी में अगर आप देखो पिछले 5 महीनों में तीसरा ऐसा महीना है जिसमें हमारे गुड्स के एक्सपोर्ट का क्वांटम गिरा है। जी हाँ, फरवरी में $33.8 बिलियन के गुड्स को एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने, जो कि पिछले साल से 8.8% कम है। तो फरवरी 2022 के कंपैरिजन में फरवरी 2023 में एक्सपोर्ट 8.8% गिरा है। ओके, इतना ही स्टीप एक्सपोर्ट गिरावट लगभग अक्टूबर 2022 में देखने को मिली थी। फरवरी 2023 में एक्सपोर्ट गिरने की वजह क्या है? तो ऑयल एक्सपोर्ट कम हुए 29%, केमिकल शिपमेंट्स के एक्सपोर्ट कम हुए 12%, इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट कम हुए 10%। ये 3 हेड्स सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर। ओके, उसके बाद अगर आप देखो तो इंडिया के टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम में 13 एक्सपोर्ट आइटम में डिक्लाइन देखने को मिला है। फरवरी के एक्सपोर्ट भले ही अक्टूबर 2022 से 7.3% ज्यादा है, बट एक इकोनॉमिक ग्लूम की सिचुएशन यहां पे देखने को मिल रही है, जो कि दुनिया के बहुत से हिस्से में अपने आप को एक रिसेशन में कन्वर्ट कर रही है। अगर आप रेजिलिएंट इकोनॉमिक डाटा उठा के देखोगे पिछले कुछ महीनों का मेजर मार्केट्स का, तो आपको पता चलेगा कि 2023 में इंटरनेशनल इकोनॉमी की हालत और बिगड़ने वाली है, क्योंकि दुनिया भर में रिसेशन आ रहा है। यूएस में जनवरी में 3% आप कह लो डोमेस्टिक सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद यूएस में 2 बैंक का फेलियर हो गया है। यूरोपियन बैंक का क्रेडिट स्यूज की जो फाइनेंसेस है वो हिले हुए हैं। यूएस फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए अपना जो बेंचमार्क पॉलिसी रेट है उसको बढ़ाया चला जा रहा है। तो इकोनॉमिक सिनारियो यूएस के अंदर बहुत अच्छा नहीं है, तो लॉन्गर टर्म में हमारे प्रोडक्ट्स वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे, इसके चांसेस कम है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। फिर वेडनेसडे को अगर आप देखो तो ब्रेंट क्रूड प्राइसेस 5% गिर गए। रिसेशन रिस्क पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर रिसेशन बढ़ेगा, दुनिया भर में डिमांड कम होगी, तो इंडियन फैक्ट्री ज्यादा कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पाएंगी। अगर इंडियन फैक्ट्री ज्यादा कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगी तो जॉब लॉसेस होंगे, कंजम्पशन डेंट होगा। ओके, ये सब बातें बताई जा रही हैं। फिर फरवरी की इंपोर्ट में 8.2% ड्रॉप देखने को मिला, तो ये तो अच्छी बात है, अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो इंपोर्ट भी कम हो। लेकिन एक निगेटिव फैक्टर भी इसमें, अगर इंपोर्ट कम होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो रही है। अगर इंटरनेशनल डिमांड ज्यादा नहीं है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर रहे और अगर हमारी डोमेस्टिक डिमांड रेजिलिएंट है, तब भी ओवरऑल हम अपनी इकोनॉमी को चला ले जाएंगे। बट एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है, डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो रही है, इंपोर्ट भी कम हो रहा है, तो लॉन्गर टर्म में वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही। एक और आर्टिकल है आपका डेंजरस मूव्स का, इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर्स को शेयर करें, अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएगा। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, ध्यान रखें।